जी मैम। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? ठीक है, जी मैम। ओके। चलिए, थैंक यू प्रियंका जी प्रेयर के लिए। चलिए अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको? जी यस मैम। चलिए आज मैं आपका पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मनीषा है और मैं एसवाइसा की रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं आपको आज से रिसर्च पढ़ाना शुरू करूँगी। मेरा सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। और शुरू करने के पहले मुझे आप लोग बताइए कि रिसर्च के बारे में आप क्या जानते हैं, मीन्स क्या होता है रिसर्च, करते क्यों है रिसर्च, क्या मीनिंग क्या है? मैम किसी एक विषय के बारे में गहन अध्ययन करना, किसी एक टॉपिक को ठीक है। लेके। रिसर्च मतलब किसी भी जो एग्जिस्टिंग टॉपिक है उस पर वापस से अध्ययन करना, उसको रिसर्च बोलते हैं, रिसर्च। ठीक है, गुड। और नए विषयों को, मतलब जो चीज हमारे पास उपलब्ध है उसको नए तरीके से फिर जानने की कोशिश करना रिसर्च है। ठीक है। और कोई जो पूर्व में रिसर्च करी जा चुकी हुई है उनको एक बार फिर से सिद्धांतित रूप पर देखना कि ये कितने सिद्ध हैं, आज के वक्त के देखा जाए तब कितने सिद्ध हैं, क्या वो प्रैक्टिकली फिट होते हैं आज की डेट में या नहीं। एक तरह से रिसर्च युगों के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक उस युग में कभी वो चीज एग्जिस्ट करती थी, अब वो एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, तो एक रिसर्च निकालना, कोई एक ऐसी बात पे रिसर्च करना, यानी कि उस पर दोबारा से उस पर शोध करना, क्या ये चीज अगर कही जाए तो कितने लोग इससे सहमत होंगे या कितने लोगों पे ये काम सही तरीके से होगा, अगर नहीं होगा तो उनमें क्या लक्षण देखे जाएंगे, किस तरह से देखे जाएंगे। तो एक ऐसा डेटा प्रिपेयर करना रिसर्च के थ्रू, यानी कि शोध के थ्रू, जिससे हमें ये समझ आ सके कि ये एक पर्टिकुलर चीज, चाहे वो आसन हो, प्रार्थना हो या कुछ भी ऐसा हो, तो दूसरों पे क्या असर लाती है या उसके दुष्परिणाम क्या है, एडवांटेजेस और एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, करना कैसे चाहिए, अगर ये स्टेप्स में अगर चेंज करा जाए तो कैसे होगा। तो आई थिंक रिसर्च एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अगर छोटे में कहें तो बस इतना ही है कि कोई एक ऐसा टॉपिक जिससे हम जियोग्राफिकल एरिया पे चाहे बात हो रही हो या शरीर के अंदर की बात हो रही हो, हम उस पे उस चीज को देखते हैं कि कैसे वो काम करती है और उसका अलग अलग लोगों पे क्या असर है और अलग अलग वातावरण पे उस पर क्या असर है। ठीक है। चलिए अब रिसर्च क्या है ये तो आप लोगों ने बताया। योगा रिसर्च क्यों क्यों जरूरत है? योगा में रिसर्च की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हमें रिसर्च करने के लिए? हर चीज तो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, चाहे वो पतंजलि योग सूत्र हो, चाहे वो हठ योग प्रदीपिका हो, ठीक है। तो योगा में रिसर्च की क्या जरूरत है? मैम आज के टाइम में जैसे पहले अगर आप किसी को बोलोगे कि ये आसन करके ये बेनिफिट मिलेगा तो लोग सुन लेते थे, पर अभी लोग उसका प्रूफ मांगते हैं, उसका बैकिंग मांगते हैं कि आप बोल रहे हो वो ठीक है, पर उसका क्या कारण है, ये कैसे प्रूव हुआ है। तो इसलिए योग में रिसर्च की जरूरत है कि वो एक मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस के बीच का ब्रिज के जैसा काम कर सके। वेरी गुड। और कुछ, और कोई? Why योगा रिसर्च? प्लस मैम इसके जैसे मैम जी ने भी कहा, उन्होंने ये बिल्कुल ऐसा ब्रिज की तरह काम करता है। प्लस हम जब रिसर्च की बात करते हैं योग के अंदर तो हम ये देखते हैं कि किस किस तरंगों से कैसे कैसे असर हो रहा है। जैसे कि आसन से हमें हमारी बॉडी में कौन सी नस खुल रही है, कौन सी वेन्स पे क्या असर हो रहा है, ताकि हम एम्फेसाइज कर सकें कि जो जो बताया गया है वो किस तरह से किस माध्यम से बताया गया, उसका वाकई में परिणाम हम जो कहते हैं वो हम दिखा सके, प्रत्यक्ष रूप में हम दिखा सके कि सिर्फ कहा नहीं गया है
ये आज की भी स्थिति में, आज के भी रूप काल में भी ये काम कार्य करता है। दूसरा इसके अंदर जब आता है कि लोगों में आज के वक्त में जो बहुत बीमारियां आ गई हैं, तो हम कहते हैं कि इस बीमारी में ये वाला आसन है। उस युग में जब होते ही नहीं थे, ऐसी बीमारी नहीं होती थी, तो वो आसन आज की डेट में कैसे फलित हो सकता है। तो उस पे जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं इस चीज को हमारे ऐसा, जैसे उन्होंने कहा कि ब्रिज का काम करती है कि हाँ, कि कैसे उन चीजों पे माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे बीमारियों पे भी जैसी वैरायटी है बीमारियों की है, उस पे भी कैसे काम होता है। तो रिसर्च वहाँ योग में हमारे लिए बहुत फलित है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई, और किसी के पास कुछ हो? वाई हम योगा जैसे हाँ हाँ बताइए। कि जैसे हमारा एंशियंट ऋषि है, वो सर्च करके थ्रू मेडिटेटिव स्टेट नॉलेज एक्वायर किए थे, तो उसको हम रिसर्च कर रहे हैं, फिर से उसको सर्च कर रहे हैं। जो वो बोले हैं वो सही है, तो कैसे सही है उसको साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिसर्च जो ऑलरेडी सर्च हो चुका है उसको फिर से हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई? मैम, जो पुरानी टेक्स्ट होती हैं उनके ऊपर भी रिसर्च की जरूरत है कि कैसे हम उनको पढ़ के और आज के टाइम में कैसे उनसे बेनिफिट लिया जा सकता है, इन सब के ऊपर। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये जितने भी क्वेश्चन मैं पूछी हूँ अभी हम सारा डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि इसको स्टार्ट करने के पहले पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, या हम मास्टर डिग्री के बाद कौन सा डिग्री लेते हैं? एमफिल करते हैं यानी तो पीएचडी करते हैं, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, एमफिल और पीएचडी का? फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। मैम, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। और एमफिल का? मास्टर्स ऑफ फिलोसफी। तो ठीक है, चलिए। तो आप लोग सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से हैं। मान लीजिए कोई साइंस से होगा, कोई आर्ट्स से होगा, कोई कॉमर्स से होगा। मास्टर में तो सब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से होते हैं, ठीक है। कोई एमएससी योगा करते हैं, कोई एमए योगा करते हैं, ठीक है, कोई कॉमर्स साइड से होते हैं। लेकिन हमारा मास्टर डिग्री जैसे ही फिनिश होता है तो हम फिलोसफी में क्यों आ जाते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन ये होता है ना आपका कि आप लोग जो है हर मीन्स मास्टर डिग्री तक हमारा 3 स्ट्रीम है, ठीक है। एक आपका साइंस है, एक आपका आर्ट्स है और एक आपका कॉमर्स है। उसके बाद फिर जो है हम एमफिल करते हैं और पीएचडी करते हैं। दोनों में फिलोसफी कॉमन, मतलब हम लोग जितने भी स्ट्रीम है वो लोग एक कॉमन फील्ड में आ जाते हैं फिलोसफी के इसमें। तो ये फिलोसफी ही क्यों बोलते हैं इस सब्जेक्ट को? मतलब हम हमारा रिसर्च, जैसे कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, है ना। तो ये हम फिलोसफी पे ही क्यों आके अटक जाते हैं? मतलब फिलोसफी ही क्यों? मैम, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पूरा गहन अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पूरा जानते हैं, उसके जो हिस्ट्री जानते हैं और उसमें आगे क्या क्या बेटर हो सकता है या उसका किस चीज पे क्या इफेक्ट होता है। यानी कि वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है, उसके बारे में पूरा का पूरा जानना, इसलिए उसको दर्शन कहा जाए, यानी कि उसे सही तरीके से जानना। अच्छा, सही तरीके से जानना सिर्फ दर्शन के थ्रू ही हो सकता है? बताइए। अब सबसे मैं पूछ रही हूँ, जिसको भी बोलने का मन हो, जो देखिए ये प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे सीखने के लिए, हाँ हाँ, यहाँ पे हम सीखने के लिए, हाँ हाँ बताइए। जी मैम, जैसे फिलोसफी तो वेस्टर्न वर्ड है, उसका मीनिंग जैसे लव ऑफ विजडम है। अगर हम इंडियन वे में अगर देखेंगे तो दर्शन शास्त्र बोलते हैं, तो जिससे हम देख सकते हैं, मतलब नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो नॉलेज एवरी सब्जेक्ट का रूट आ गया फिलोसफी। इवन साइंस कम्स फ्रॉम फिलोसफी, सभी सब्जेक्ट का सोर्स आ गया फिलोसफी में। तो इसलिए हम जहाँ पे डीपर जाएंगे तो फिलोसफी वर्ड आई थिंक इसलिए यूज हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए। इंडियन फिलोसफी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर हाँ हाँ बताइए बताइए प्लीज। हाँ जी, जैसे कि पहले के वक्त में होता था कि जो वेद होते थे और जो उपनिषद भी होते थे, इन सब पे होता था कि अगर आप विद्वान हैं, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो भले भाष्य लिखिए, वेदों पे भाष्य लिखिए। तो उस टाइम पे ये कहा जाता था। तो दर्शन समहाउ वहां से निकलना शुरू हुए कि जो उनके अपने अपने भाष्य लोगों ने दिए उनके ऊपर। तो ये इसलिए आई थिंक वहां से ये कनेक्शन निकालने की कोशिश की गई है कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या आप यहाँ तक की पढ़ाई में अगर आप पहुंच गए हैं, तो अब अपना भाष्य वहां देना शुरू कीजिए, उस तरह से समझिए। भाष्य से मीन्स फिलोसफी मीन्स भाष्य,
भाषण, एक तरह से मैं यहाँ ये इसको कहना चाह रही हूँ। दूसरा जो एक कनेक्शन मैंने जो वाइल स्टडिंग मैंने जो चीज समझी थी इसके अंदर ये था कि फिलोसफी जो थी वो एजुकेशन से बहुत हद इंटर रिलेटेड है, लाइक साइड ऑफ अ कॉइन। तो ऐसे उसे रिलेट करती है। अगर आप एजुकेट कर रहे हो किसी को, ये खुद भी पढ़ रहे हो, तो फिलोसफिकल लेवल पे आप उसको कैसे समझ सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ना Excuse me, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। मैम फिलोसफी का एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहना चाहूंगी कि फिलोसफी इज लाइक बंच ऑफ नॉलेज जो आपने गेन किया है इतने सालों के शोध पे, रिसर्च पे, तो उसकी जो एक बुकलेट पूरी तैयार करते हैं अपनी तर्क के हिसाब से, आपका बंच ऑफ नॉलेज वो फिलोसफी है जो आपने इकट्ठी की है, वो आपकी फिलोसफी बन जाती है, तो वो एक फिलोसफी के नाम से जानी जाती है। तो सबकी फिलोसफी अलग अलग होती है, टॉपिक्स जैसे अलग होते हैं ऐसी फिलोसफी अलग अलग होती है। तो मेरा मानना है कि इट्स अ बंच ऑफ नॉलेज जो हमने गेन करके इकट्ठा किया एक जगह पे, उसको फिलोसफी जाता है। ठीक है चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, देखिए जब भी हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से करेंगे, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे जो हमारे नेट में नहीं आता हो, लेकिन जो नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब यूजीसी नेट के लिए पढ़ने आए हैं, वो सारा का सारा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि ये आपके योगा में भी है, दर्शन शास्त्र है ना। तो जितने भी दर्शन है, जैसे कि मैं कुछ जैसे कि आज हल्का सा हम डिस्कशन करेंगे कि फिलॉसफी ही क्यों बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में इसको देखेंगे। और जो हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी है और जो हमारा फिलॉसफी है वो कैसे हम जो है इंटर रिलेट करते हैं और कैसे ये रिसर्च में यूज होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है जो आपके यूजीसी नेट में आते हैं और आपको जानना चाहिए ये सारे टर्म्स, ठीक है। तो फिलॉसफी से आप क्या समझते हैं, जो हम लोग का दर्शन शास्त्र है वो कितने हैं? एक तो दो है दर्शन शास्त्र जो डिवाइडेड है, एक तो है आपका आस्तिक, एक है क्या नास्तिक, है ना। नौ दर्शन में 9 है, वेरी गुड। आस्तिक कितने हैं? 6 आस्तिक है मैम और 3 6 है। नास्तिक है। नास्तिक दर्शन कितने हैं? 3 और इसको दर्शन ही क्यों क्यों बोलते हैं? मतलब दर्शन भी तो होता है देखना, ठीक है, तो इसको इतना इजी लैंग्वेज तो है नहीं दर्शन कि सिर्फ देखना होगा। देखिए समझिए, हर एक ऋषि मुनि के हिसाब से अस्तित्व की संकल्पना, इस सृष्टि के संकल्पना के बारे में उनका जो नॉलेज है, तो उसको दर्शन शास्त्र इसीलिए बोला गया कि उनके जो देखने की नजर थी उन्होंने वो प्रस्तुत की। तो क्या बोलते हैं आँख को संस्कृत में? किसको? आँख को, आई को चक्षु 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 नेत्र। वेरी गुड। तो ये जो है ना, ये जो दर्शन है यहाँ पे है प्रज्ञा चक्षु, ठीक है। तो ये जो आंख, जो हमारा जो ये दर्शन है ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे 70-80 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, 70-80 स्टूडेंट है, कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो मेरा जो परसेप्शंस है आप लोग को देख के, एक परसेप्शंस बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप लोग के फ्रेंड सर्किल में भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते होंगे, कोई खुद से आके तो नहीं बोलता होगा कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, ठीक है। आप एक परसेप्शन निकालते हैं, आप उसको देख के बात करके आप एक परसेप्शन निकालते हैं कि ये बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत काइंड है, ऐसा ही होता है ना। तो जब हम बिल्कुल हायर लेवल, जब हमारा प्रज्ञा लेवल, जब हम जो है दूसरे से बात करके कुछ उससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, या जो हमें दूसरों से जो है, मान लीजिए 3 लोग बैठे हैं, मैं ज्यादा जज कर रही हूँ, छोटे छोटे चीजों को नोटिस कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरे से क्या बोल रही हैं, क्या आंसर दे रही हैं, तो मैं कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकाल रही हूँ, कुछ ना कुछ तो सोच रही हूँ आपके बारे में। या जो लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, मेरा अटेंशन तो सबके साथ है। तो दर्शन मीन्स है कि जो हम ना बोले उस इमोशन को भी समझ लेना, ठीक है। तो दर्शन मीन्स सिर्फ देखना, ये एक इतना छोटा सा वर्ड से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़े लेवल का है। जो दार्शनिक होते हैं वो कुछ होने के पहले ही बहुत कुछ समझ जाते हैं, और हमेशा देखिएगा बड़े चुपचाप से रहते हैं, और मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो देखने का नजरिया, जो ये प्रज्ञा है, जो हाईएस्ट विजडम जिसको बोलते हैं, वो आपका जो है दर्शन कहलाता है, ठीक है। अब फिलॉसफी भी 2 वर्ड से आपका बना हुआ है, फिलॉस और सोफिया, ठीक है। तो फिलॉस मीन्स होता है लव और सोफिया मीन्स होता है विजडम। लव ऑफ विजडम को हम लोग फिलॉसफी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे दर्शन जो है हमारे जो दिए हुए हैं, जैसे जैन में है गौतम बुद्ध है, महर्षि अरविंद है। तो इन लोगों को ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त हो गया कि इन लोग दार्शनिक हो गए,
ऐसा क्या इन लोगों ने, जैसे कि मैं महर्षि अरविंद का ही एग्जांपल लेती हूँ। वो फॉरेन कंट्री से पढ़ के आए थे, एक अच्छे फैमिली से थे। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने जो है मीन्स बहुत सारे, मतलब वो जेल भी गए। उसके बाद फिर अचानक से उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये इनका राइट पाथ नहीं है। वो वापस फिर पांडिचेरी चले गए और ज्ञान के इसमें जो है वो वहां पे ही, मतलब योगा में फिर ये आ गए। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाता है, जैसे गौतम बुद्ध भी थे। ठीक है, सब लोग जानते हैं ना गौतम बुद्ध के बारे में। यस मैम। ठीक है, जी मैम। हाँ, तो वो भी जो है दार्शनिक, उनको जो है वही प्रज्ञा ज्ञान जो है हासिल किया था उन्होंने। तो ये सब हम लोग क्या मतलब ये सब हम लोग से अलग क्यों है? ये दार्शनिक जो है ये हमसे अलग क्यों है? किसी के पास कोई आंसर हो? जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य हो गए, महर्षि अरविंद हो गए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, गौतम बुद्ध हो गए। मैडम, जो हम अपने ज्ञानेंद्रिय के पार का जो ज्ञान है वो हम उनको मिलता है, पंच ज्ञानेंद्रिय के पार का ज्ञान उनको मिलता है। ठीक है, तो वो मतलब आपसे जब मिलते हैं तो वो उनको, जो हम लोग नहीं देख सकते वो उनको दिखता है। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसा कि आपने बताया, अब ये दर्शन आया, ये जो हम बोलते हैं कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, ये सब है ना, कि मोक्ष की प्राप्ति होना, ये होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों हर दार्शनिक ये बोलते, मोक्ष की तरफ जाने के लिए बोलता है? किसी के पास कोई आंसर है इसका? हर दार्शनिक के लिए ये है ना कि मोक्ष ही हमारा अल्टीमेट गोल है। अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं तो बोलते हैं ना, मोक्ष ही हमारा अल्टीमेट गोल है। ऐसा क्यों बोला जाता है? ताकि किसी प्रकार की दुखों से मैम, निवृत्ति हो क्योंकि सके। जैसे सबका ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना कि लाइफ के दो ही पर्पस होते हैं ना, भोग और अपवर्ग। तो भोग तो हम कर ही रहे हैं, तो नेक्स्ट ये जो अपवर्ग आपका ही है। दर्शन है ना, जो 9 दर्शन आपने बोला, ठीक है, 9 दर्शन में 8 दर्शन, चारवाक दर्शन को छोड़ करके 8 दर्शन ये मानता है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। तो इस संसार से जो है, इस दुख से जो है हम लोग को वापस जाने का या निर्वित होने का एक ही तरीका है, वो है मोक्ष। ठीक है, क्योंकि 8 दर्शन यही कहता है कि ये संसार जो है, ये जगत जो है, ये दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल इसीलिए इन्होंने बोल दिया है कि मोक्ष है। ठीक है, क्लियर सभी को? यस। तो हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि अल्टीमेट गोल जो है हमारा मोक्ष है, क्योंकि 8 दर्शन ये मानता है कि ये संसार, ये जगत दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम फिलॉसफी का बात करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है कि जो आपके मतलब आपको रिसर्च में काम आएंगे। बहुत डीप में हम लोग को नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन पता होना चाहिए क्या क्या है। देखिए फिलॉसफी क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि फिलॉसफी 2 वर्ड से बना हुआ, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस, आपको अगर नोट्स बनाना है तो अभी बना लीजिए। ठीक है, फिर इसको कल के इसमें सबसे पहले हम एक टेस्ट लेंगे, मैं आपका टेस्ट लूंगी, उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि फिलॉस और सोफिया 2 वर्ड से जो है फिलॉसफी वर्ड बना हुआ है, लव ऑफ विजडम। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है? फिलॉसफी हमने पढ़ लिया कि इंडियन दर्शन के हिसाब से हमें पढ़ना है। तो दर्शन में हमारे पास 9 दर्शन है इंडिया में, जिसको आस्तिक और नास्तिक में डिवाइड कर दिया गया है। आस्तिक वो दर्शन होता है जो वेद को मानता है, जो वेद को मानता है कि हाँ, वेद में जो भी चीज लिखा हुआ है या वेद है, हम मानते हैं। ठीक है, उसमें ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं है आस्तिक नास्तिक का, क्योंकि हम लोग जनरल लैंग्वेज में ये मानते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। यहाँ पे आस्तिक नास्तिक का वो मतलब नहीं होता। यहाँ आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों को मानता है, और नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को नहीं मानता है। ठीक है, इंडिया में अभी मैंने आपको बता ही दी इसका ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। देखिए 3 ब्रांच है फिलॉसफी के, एक है मेटाफिजिक्स, एक है एपिस्टेमोलॉजी और है एक एक्सियोलॉजी। ठीक है, फिलॉसफी को 3 भाग में बांटा गया है। ये आपके रिसर्च में भी ये वर्ड काम आएगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ये 3 चीज आप जान लीजिए कि होता क्या है। मेटाफिजिक्स है कि जिसको हम लोग हिंदी में तत्व मीमांसा बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी को हम लोग ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, और एक्सियोलॉजी को हम लोग मूल्य मीमांसा बोलते हैं। क्लियर है सभी को? अब ये मेटाफिजिक्स भी 3 भाग में डिवाइड हुआ है। ठीक है, मेटाफिजिक्स को भी हम लोग 3 भाग में डिवाइडेड है, एक है कॉस्मोलॉजी, एक है थियोलॉजी और एक है साइकोलॉजी। ठीक है,
अब ये मेटाफिजिक्स है क्या? मेटाफिजिक्स क्या है? ये फिजिक्स से भी परे है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मेटाफिजिक्स में जैसे कि मान लीजिए कि एटम क्या है, एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का काम ये है, मतलब ये हम जो है इस तरह करके पढ़ते हैं। अब हम इसमें फिलॉसफी लगाएंगे तो क्या होगा? कौन आदमी है जो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, कौन आदमी मतलब कौन सी ईश्वरीय शक्ति है जो उसको चला रहा है, ऐसा ही होता है ना फिलॉसफी में, ऐसे ही सोचते ना हम, ठीक है। तो ये मेटाफिजिक्स जो है आपका, ये फिजिक्स से भी परे है, मतलब जो फिजिक्स से भी ऊपर है, जो ये उसका भी आंसर देता है, क्यों है, कैसे है, कौन कर रहा है, ठीक है, कौन सी शक्ति है वहां पे। ये इस तरह के क्वेश्चन को एराइज करता है मेटाफिजिक्स आपका। 3 भाग में बटा हुआ है, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी और साइकोलॉजी, ठीक है। ये तीनों जो है आपका मेटाफिजिक्स में आता है। अब कॉस्मोलॉजी क्या है? जैसे कि कॉस्मोलॉजी है आपका सृष्टि विज्ञान। जैसे कि फिलॉसफी में हम सृष्टि विज्ञान को कैसे बोलेंगे कि इस जगत का निर्माण किसने बनाया है, ठीक है। इस जगत, हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, उपनिषद पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ जी मैम। उपनिषद में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ना, जगत का निर्माण किसने किया है, जगत किसने बनाया है, दुनिया में सबसे पहले कौन आया था, मतलब फिलोसफिकल क्वेश्चन तो हम ऐसा ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर होता है थियोलॉजी। थियोलॉजी है ईश्वर मीमांसा। ईश्वर मीमांसा क्या है कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है। ईश्वर है या नहीं है तो कहाँ है संसार में, ठीक है। और ईश्वर जो है हमसे परे है, ऐसे ही क्वेश्चन होता है। तो ये आपका हो गया थियोलॉजी। साइकोलॉजी में हो गया कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस क्या हो गया कि मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम, ये बॉडी सिर्फ जो है ये है, इसमें जो है हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा ही सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपका साइकोलॉजी, उसमें सिर्फ साइकोलॉजी को यहाँ पे आप सिर्फ जो है आत्मा से समझिए, ठीक है, कि हमारा बॉडी कुछ भी नहीं है, जो है हमारा आत्मा है, जो हमारे अंदर है, जिसको हम कॉन्शसनेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी सृष्टि विज्ञान, थियोलॉजी ईश्वर मीमांसा और साइकोलॉजी कॉन्शसनेस, ये तीन ब्रांचेस है जो मेटाफिजिक्स से है, जो मेटाफिजिक्स से डील करते हैं, ठीक है। इपिस्टेमोलॉजी होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ देखी, मैं हिरन को उड़ते हुए देखी, मैंने आपसे कहा कि हिरन को मैंने उड़ता हुआ देखा, तो आप तो पूछेंगे ना आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास प्रमाण क्या है। तो मैं बोलूंगी कि मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जब आप योगा पढ़े होंगे, पतंजलि योग सूत्र वगैरह, तो उसमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, विपर, ये सब कुछ पढ़ा होगा आपने। तो ज्ञान मीमांसा यही है, इपिस्टेमोलॉजी को ही हम ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। ज्ञान मीमांसा में क्या क्या है, कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे डेल्यूजन होता है, हेलोसिनेशन होता है, हालांकि ये सब साइकोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है। ये सब साइकोलॉजिकल वर्ड है। इसमें आपको मैं एक बार आपको ये कर देती हूँ, ये जितने भी वर्ड है, डेल्यूजन, हेलोसिनेशंस, ये सब आपके साइकोलॉजिकल वर्ड है। डेल्यूजन मतलब क्या होता है? डेल्यूजन मतलब होता है कि हम कुछ अंधविश्वास करते हैं, जैसे दूसरों के घर में पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब कुछ भी जो अंधविश्वास जो हम अपने मन में बैठा के रखे कि ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो उसको हम डेल्यूजन बोलते हैं। और हेलोसिनेशंस का मतलब होता है कि जब हम बहुत ही हाईली इमोशन वाले स्टेज में जाते हैं, तो उसको हेलोसिनेशंस बोलते हैं। हेलोसिनेशंस मतलब होता है जैसे कोई ड्रिंक किया हुआ आदमी है, तो वो बोलता है, वो किसी से बातें करने लगता है, वो उसको लगता है कोई उससे बात कर रहा है, उसको लग रहा है कि कोई आदमी है उसके पास, ठीक है। जो हम अपने 5 सेंसेस से, 5 ज्ञान इंद्रियां से जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, और वो एक वर्चुअल नॉलेज होता है, मतलब वो रियल नहीं है कि कोई लग रहा है जैसे हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है, कोई किसी को कुछ समझ लेता है। तो जो 5 सेंसेस से हमें नॉलेज होता है, फॉल्स नॉलेज, उसको हम लोग हेलोसिनेशन बोलते हैं। तो ज्ञान मीमांसा में होता है, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है, ठीक है। तो जैसे कि लेकिन ऐसा ही होता है ना कि साइंस में हम लोग बोलते हैं कि हर एक कार्य के पीछे एक कारण होता है। साइंस का डिफिनेशन यही है। जैसे सत्कार्यवाद, जैसे हम रिसर्च की बात करें, तो हम सांख्य फिलॉसफी की बात करते हैं, सत्कार्यवाद की, कि किसी भी चीज में गुण पहले से मौजूद होता है,
तभी जैसे कि मान लीजिए कि मिट्टी का बर्तन हम लोग यूज करते हैं, तो मिट्टी में पहले से बर्तन बनने का गुण मौजूद है, तभी तो हम उससे बर्तन बनाते हैं, उसी को सत्कार्यवाद बोलते हैं। तो रिसर्च भी इसी मेथड पे काम करता है आपका, ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा में क्या है कि हम इसको डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। हो सकता है वो फॉल्स नॉलेज हो, ठीक है, हो सकता है वो डेल्यूजन हो सकता है वो हेलुसिनेशन हो। तो ज्ञान मीमांसा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि साइंस से बोलते हैं कि हर कार्य के पीछे कारण होता है, लेकिन फिलॉसफी बोलता है कि मैं कैसे मान लूं कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, ठीक है। तो फिलॉसफी में अगर हम जब भी कुछ ये बात करते हैं, तो ये जितना भी आप कुछ पढ़ते हैं, परमाणु विपर्य, वो जितने भी वर्ड्स है ये सारे, तो उसका एक पार्टिकुलर डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो है डेल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशंस हो गया, इसको बहुत डेप्थ में नहीं जानना है, बस इसको फिलॉसफी के टर्म में समझिए कि मैं कैसे मान लूं कि हर कार्य के पीछे एक कारण है। अगर फिलोसफिकल आदमी कोई होगा, इसमें फिलॉसफी लगाएंगे ज्ञान मीमांसा में, तो हम तो ऐसे ही पूछेंगे ना कि मैं कैसे मान लूं। मैं आपसे बोल दी कि जो है मैं हिरन को उड़ता हुआ देखी हूँ, तो आप एक फिलॉसफी की तरह मेरे से क्वेश्चन राइज करेंगे ना कि मैं कैसे मान लूं, ठीक है। तो मतलब आप हर कंसेप्ट की सत्यता को जांचना, हाँ, ये ज्ञान मीमांसा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये ज्ञान मीमांसा होता है आपका। तो ये फिलॉसफी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको मैंने बताया ना कि फिलॉसफी वर्ड ही क्यों यूज होता है। हालांकि ये सब वर्ड अब ये रिसर्च में भी हम करेंगे यूज। ये दो वर्ड है, मेटाफिजिक और एपिस्टेमोलॉजी, जो आपको जानना है। इस तत्व मीमांसा क्या है और ज्ञान मीमांसा क्या है, ठीक है। एक्सियोलॉजी देखिए, इथिक्स आप लोग को सबको पढ़ना है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि नीति शास्त्र क्या होता है। हालांकि इथिक्स के बारे में आप लोग भी बहुत कुछ जानते होंगे, ठीक है। और एक होता है एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य शास्त्र। तो ये दो वर्ड्स है जो आपका एक्सियोलॉजी में आता है। ये तीन चीज में फिजिक्स आपका फिलॉसफी डिवाइडेड है, ठीक है। और 1 मिनट मुझे दीजिए, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है मोबाइल का, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए हम लोग फिलॉसफी पढ़ रहे थे, फिलॉसफी पे फिर से आते हैं। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो ये फिलॉसफी में है, ये है मेटाफिजिक, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में देखिए फिर ये दो भाग में बट गया है, एक है इथिक्स और एक है एस्थेटिक्स। तो इथिक्स क्या होता है? इथिक्स होता है नीति शास्त्र, मीन्स क्या गलत है क्या सही है। हर आदमी का जो है अपना एक इथिक्स होता है। रिसर्च में भी इथिक्स का बहुत बड़ा रोल है। रिसर्च में पूरा एक चैप्टर ही है आपका इथिक्स का, और हर फेज में रिसर्च में 3 फेज होते हैं जब भी हम रिसर्च करते हैं, और हर फेज में इथिक्स का काम आता है, और आपको इथिक्स को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है, ठीक है। और इवन की एक इथिकल बॉडी होती है। जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो जब तक वो आपका रिसर्च पास नहीं कर दे, मतलब सारे आप जैसे कि मान लीजिए किसी से ब्लड टेस्ट लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, या किसी का बीपी लेते हैं, तो उन सब चीज में इथिक्स है, वो हमें इथिक्स के हिसाब से करना होता है। हम अपने मन से रिसर्च में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इथिक्स हो गया। अब जो है क्या मीन्स आपका क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, ये आपका इथिक्स हो गया। ये हमें रिसर्च में बहुत डेप्थ में पढ़ना है। एस्थेटिक्स कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कि मीन्स अगर इसकी बात करें तो 1-2 बार ये वर्ड्स आपके नेट एग्जाम में आया हुआ है। एस्थेटिक्स होता है कि सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम इंडियन कल्चर में कोई साड़ी पहनता है,
ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मीन्स जो नॉलेज हमें कल्चर से आती हो। ठीक है, सबका कल्चर अलग अलग होता है, जरूरी तो नहीं है कि जो मेरा कल्चर है वो आपका कल्चर हो। तो हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी चीज अपने आंखों से देखते हैं, तो जिस कल्चर में हम बड़े हुए हैं वो कल्चर ही देखना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपका एस्थेटिक्स हो गया। ठीक है, तो ये था आपका, जिसको फिलॉसफी बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है, बस मैं रिसर्च के हिसाब से आपको पढ़ाई हूँ, ये सब चीज आपको पढ़ना है आगे, तो मैं आपको बस इतना समझा दी कि फिलॉसफी क्यों होता है। ठीक है, फिलॉसफी वर्ड ही हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से देखते हैं कि फिलॉसफी को हम क्यों इतना जोर देते हैं। देखिए, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जो आप अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे। मैं ये स्लाइड इसलिए ली हूँ कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो है आपका लेवल ऑफ लर्निंग दिया गया है। ये 2 बार ये हुआ, एक बार रिवाइज हुआ है 2001 में। बेंजामिन ब्लूम एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और इनका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत फेमस है। ठीक है, तो 1956 और 2001 ये 2 जो है इन्होंने एक पिरामिड में बनाया था कि हमारा लेवल ऑफ लर्निंग कैसा होता है। जैसे कि एक बच्चे का आप देखिए, 2001 का हम देखते हैं क्योंकि ये चेंजेस हुआ है इसमें। तो पहला लर्निंग कैसा होता है, जब हम छोटे थे तो हमारा लर्निंग कैसा था, रोट लर्निंग था, हमें सब कुछ याद करना पड़ता था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से। फिर हम समझना शुरू कर किए कि ठीक है कि एप्पल फ्रूट होता है, ठीक है, बॉल से हम खेलते हैं, वो खेलने के काम में आता है। फिर उसको हम अप्लाई करना शुरू किए, ठीक है, फिर उसका एनालाइज करना शुरू किए। तो फिर जो लास्ट है, ये जो हम PhD होता है, जो फिलॉसफी का जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा काम होता है क्रिएट करना। ठीक है, हमारा काम क्या होता है, क्रिएट करना। तो हम क्रिएशन में ध्यान देते हैं। तो ये भी जो है, जो हम क्रिएट कैसे करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब कौन सा सब्जेक्ट होता है, हमारा फिलॉसफी होता है। तो इसलिए भी हम फिलॉसफी वर्ड को यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका लेवल ऑफ टीचिंग में भी है कि हमारा ये स्टेज है, जब हम मास्टर डिग्री कर लिए होते हैं तो हम 3 तरह की लर्निंग होती है। पेडागोजी, जिसमें बच्चा जो है, इसमें भी ये बिल्कुल टीचर ओरिएंटेड होता है, जो टीचर पढ़ाता है, बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो जो टीचर पढ़ाया वही सही है, वो याद कर लिया, काम खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग होता है। लर्निंग जो लर्नर्स होते हैं, जैसे आप लोग हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ये ह्यूटागोजी, जो आपका यहाँ पे आप फिलॉसफी में आ जाते हैं। ये स्टडी आपका प्योरली जो है फिलॉसफी होता है। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से करना होता है, जैसे सेल्फ डिटरमाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ एडजस्टिंग। तो कभी भी आपको जो है आगे आपको PhD करना है, नेट JRF करना है, तो आपको इस लेवल की थिंकिंग रखना होगा। कहने का मतलब है कि आपको रिसर्च में हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग रखना होगा, एक फिलोसफर की तरह थिंकिंग रखना होगा, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो, या रिसर्च पढ़ना चाहते हैं तो। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही था। तो ये सारे हेल्पिंग हैंड थे मेरे, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो ये मैं समझा दी हूँ आपको। अब अपने टॉपिक में आते हैं हम कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या। देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अनलिमिटेड मींस डिफिनेशन है, जिसको हम नहीं याद कर सकते, याद भी नहीं करना है, डिफिनेशन एग्जाम में आते भी नहीं है। अगर कोई पूछे कि रिसर्च क्या है, मैं अपने हिसाब से जो है डिफिनेशन जो है प्रिपरेशन की हुई हूँ कि किसी को अगर समझाना तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं, जैसे आप लोग नेट JRF का तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या किया, आप लोगों ने, हेलो, मास्टर्स किया मैम। मास्टर्स किया। कैसे, नेट JRF की तैयारी करने के लिए कुछ प्लानिंग किया होगा ना आपने, कि हमें नेट की कोचिंग ज्वाइन करनी है, हमें दिसंबर का टारगेट है, हमें किसमें कितना टाइम देना है, ये सब चीज थिंकिंग हुआ होगा, तभी तो आज आप इस स्टेज पे है। एक प्लानिंग प्रोसेस हुआ होगा ना आपके साथ कि हमें हाँ। उसी तरह जो है, जब भी हम एक रिसर्च करते हैं तो हम सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। ठीक है, रिसर्च को सिस्टमैटिक स्टडी बोला जाता है। हर चीज देखिए हम सिस्टमैटिक करते हैं। अगर अपने प्रैक्टिकल लाइफ से आप चीजों को समझिएगा तो फिर आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको UGC नेट का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आप UGC नेट में भी वही कर रहे हैं जो आपको रिसर्च में करना है। आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको UGC नेट का कोचिंग करना है, ठीक है, आप एग्जीक्यूशन भी करना है, आपको किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है। आपका इंग्लिश कमजोर है तो आपको इंग्लिश में इतना देना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप कुछ नहीं जानते तो इतना देना, योगा में आपको बहुत कुछ आता है तो उसमें कम टाइम देना। ऐसे करके आप जो है एक एग्जीक्यूशन प्लान भी बना रहे हैं।
ठीक है। एनालिसिस में हो गया कि मीन्स जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, मतलब मान लीजिए कि 2-3 महीने के बाद आपको लगेगा कि नहीं मेरा ये पॉइंट वीक था, हमने इस पे बहुत काम कर लिया है, मुझे लगता है अब इस पॉइंट पे हमें काम करना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया है हमारा, रिसर्च हो गया है, तो मुझे लगता है अब आईसीटी पे जो है ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो एक एनालिसिस करेंगे आप 1-2 महीने के बाद कि अब आपको किस चीज की कितनी जरूरत है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये यूजीसी नेट के लिए नहीं है, लेकिन ये 3 प्रोसेस जो है जो आपका रिसर्च में है आपको याद रहे, इसीलिए अपने से जोड़ के देखिए, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और एनालिसिस। ठीक है, तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो 3 काम करते हैं, एक प्लानिंग का करते हैं, एक एग्जीक्यूशन का करते हैं, एक एनालिसिस का करते हैं। डिटरमिनेशन होता है कि जैसे हमारा ये तीनों स्टेप खत्म हो गया, प्लानिंग भी खत्म हो गया, डेटा एनालिसिस भी खत्म हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी खत्म हो गया, फिर हम जर्नल में पेपर लिखते हैं। जैसे अभी मैं यही कर रही हूँ, ये मेरा फेज है। ठीक है, कि जो भी मैंने रिसर्च की है उसको जो है मुझे सबको बताना है। सबको कैसे बताऊंगी? जर्नल के थ्रू लिख करके मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च किया, मैं ऐसे ऐसे ये चीज पाई, और जो भी मेरा टॉपिक था इस पे योगा ने ऐसे काम किया। ठीक है, तो इसको डिटरमिनेशन बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऐसा नहीं है कि इसका एक सिस्टम नहीं है, ये एक सिस्टम से काम करता है, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक स्टडी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको सिस्टमैटिक मानते क्यों है? तो इसके कारण मानते हैं कि इसमें प्लानिंग होता है, एग्जीक्यूशन होता है, एनालिसिस होता है और डिटरमिनेशन होता है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। देखिए 3 एस याद रखिए लाइफ में। ठीक है, सिस्टमैटिक हम लोग समझ लिए कि सिस्टमैटिक बोलते क्यों है, क्यों बोलते हैं सिस्टमैटिक? कोई भी एक बताइए। स्टेप वाइज है, विधि पूर्वक किया गया कार्य है, लेवल वाइज। हाँ, क्योंकि एक हम सिस्टम से चल रहे हैं। ठीक है, एक हम लेवल से चल रहे हैं कि पहले हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग के बाद क्या था? एग्जीक्यूशन चल कर रहे हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसको जर्नल में पेपर पब्लिकेशन के लिए देते हैं, ताकि सब लोग वो फाइंडिंग्स पढ़ पाए। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टमैटिक हो गया। और साइंटिफिक क्यों है? रिसर्च को साइंटिफिक मेथड क्यों बोलते हैं? सोचिए थोड़ा। कर सकते हैं मैम हम इसके उसको रिजल्ट को, इसको वैज्ञानिक दृष्टि से हम प्रूव कर रहे हैं ना, उसको विज्ञान के, कि हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से, मैम फैक्ट्स पे भी बात करते हैं, लॉजिक्स पे बात करते हैं, लॉजिक्स पे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम टेस्ट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब मैं कोई भी रिसर्च कर रही हूँ तो उसमें टेस्ट लगा रही हूँ कि ये टेस्ट इस पे कितना वैलिड हो रहा है। ठीक है, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं ना, इसलिए तो लगाते हैं क्योंकि इसको हमको साइंटिफिक बनाना है। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट लगाना होता है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे अभी। तो साइंटिफिक स्टडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारे टेस्ट को यूज करते हैं, बहुत सारे एपरेटस को यूज करते हैं, बहुत सारे असेसमेंट टूल्स को यूज करते हैं अपने स्टडी को एसेस करने के लिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, एक हो गया आपका सिस्टमैटिक, एक हो गया साइंटिफिक, एक है सोशली रिलीवेंट। ठीक है, सोशली रिलीवेंट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोविड का वैक्सीनेशन आया। ठीक है, वो भी तो रिसर्च हुआ। कोविड का वैक्सीनेशन बना तो वो भी तो रिसर्च हुआ, तो वो सोशली रिलीवेंट है ना। मतलब एक प्रॉब्लम पे जो काम करते हैं तो वो सबके लिए जो है अच्छा है, तो उसको हम लोग सोशली रिलीवेंट बोलते हैं। वो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा हो, कुछ अच्छे चीज पे, कोई बीमारी पे काम करते हैं, डायबिटीज पे काम करते हैं, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में। तो जब हम एक सोसाइटी के लिए काम करते हैं तो उसको सोशली रिलीवेंट बोलते हैं। तो बस रिसर्च में 3 एस से याद रखिए कि ये 3 एस है, 3 एस, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और सोशली रिलीवेंट। ठीक है, सिस्टमैटिक आपको पता है, आप आराम से बोल सकते हैं कि ये सिस्टमैटिक क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर लेवल से, प्रॉपर सिस्टम से चल रहा है। साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि इसमें प्रॉपर मेथड्स लग रहा है, प्रॉपर असेसमेंट टूल यूज कर रहे हैं, ब्लड टेस्टिंग यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज है जो ये साइंटिफिक बनाता है। सोशली रिलीवेंट क्यों है? क्योंकि एक रिसर्च जब भी हम करते हैं तो एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम पे करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से उसका फाइंडिंग ढूंढना होता है, तो इसीलिए इसको सोशली रिलीवेंट भी बोलते हैं। ये 3 एस है, 3 एस को याद रखिए। कभी भी आपको रिसर्च डिफाइन करना हो तो ये 3 एस आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका रिसर्च, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आप लोग को सबको रिसर्च करना है। ठीक है,
तो अब आपको रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए आपका, जब आप सोचेंगे कि आप बहुत कंफ्यूज, बहुत बारी क्या होता है कि लोग पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, फिर गाइड से पूछते हैं मैडम मैं कौन से टॉपिक पे रिसर्च करूं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए नेट, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, नेट जेआरएफ करना और रिसर्च करना मतलब पीएचडी करना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। मतलब इसको एक मत समझिएगा कि आपने नेट जेआरएफ कर लिया तो आपका पीएचडी से भी बहुत आराम से हो जाएगा। पीएचडी बिल्कुल डिफरेंट है, नेट जेआरएफ बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई भी एक रिसर्च, आप सोच रही होंगी कि मुझे इस पे रिसर्च करना है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग मैं पहले ही बताई थी आपको, तो वो कैसा होना चाहिए, आपका रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए। नॉवेल मतलब कि नॉवेल मतलब एक अच्छा आइडिया होना चाहिए जो सब पे इम्प्लीमेंट कर पाए आप। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैं आपको कोविड का ही बताया कि कोविड का वैक्सीनेशन बना, तो वो एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम था ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जैसे अभी मैं अगर प्रॉब्लम की बात करूं तो अभी जो है बहुत सारे डिजीज है जो कोविड के बाद हुए, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, बहुत सारे लोगों में ये चीज हुआ है कोविड के बाद कि बहुत, और ये सब दूसरे चीजों को भी जो है, दूसरे बीमारी को भी बढ़ाते हैं। तो अगर अभी का एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम देखूं तो कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, मानसिक बीमारी बहुत होने लगी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जो अभी प्रेजेंट में है, उस पे काम करना, सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, सब्सटेंशियली ऐड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई पहले से हम लोग जानते हैं कि अगर किसी को बीपी है, मान लीजिए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उनको कपालभाति नहीं देना चाहिए या स्लो कपालभाति देना चाहिए। ठीक है, उनको कपालभाति करने से मना किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस होंगे जो किसी डिजीज में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस नॉलेज को और गेन करना, ठीक है, चाहे वो साइंटिफिक लिटरेचर से कीजिए, चाहे एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू क्या हो गया, जो आप योगा बुक में लिखा हुआ है। साइंटिफिक तो वो हो गया जो हम लोग पेपर में लिख रहे हैं। ठीक है, और एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू क्या हो गया आपका, जो योगिक टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इस बीमारी में इसको नहीं करना चाहिए, फिर उसको हम जो है प्रूफ करने के लिए फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं और उसमें एक और जोड़ते हैं कि हाँ, बीपी के जो पेशेंट है उनको कपालभाति तो नहीं करना चाहिए, उनको ये भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मीन्स जो ऑलरेडी हम कुछ ऐड कर रहे हैं किसी चीज में। ठीक है, डुएबल मीन्स ऐसा टॉपिक लीजिए जो आप कर पाए, ऐसा टॉपिक मत ले लीजिए जो कर ही नहीं पाए। ठीक है, जो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो। ठीक है, उसके बाद है सोशली रिलेवेंट मैंने बताया है कि जो पूरे सोसाइटी को बेनिफिट दे, जो भी आप पॉपुलेशन टारगेट कर रहे हैं वो उनके जो है उनके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप अपना रिसर्च आइडिया, जब भी आप अपना रिसर्च टॉपिक सोचेंगे या जब भी आप अपना रिसर्च आइडिया सोचेंगे तो उन रिसर्च आइडिया में ये सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ रिसर्च, देखिए साइंटिफिक मेथड, जैसे कि हम लोग सिस्टमैटिक पढ़े थे कि सिस्टमैटिक क्यों है, उस तरह साइंटिफिक मेथड भी क्यों है। ये देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव है, लॉजिकल है, इंपेरिकल है और रिपीटेबल है। तो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? उद्देश्य, कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन रिसर्च में ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, देखिए दो वर्ड्स आते हैं आपके, ये आपके यूजीसी नेट में भी ये वर्ड आता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं कुछ सोच ली, ठीक है, और उसको प्रूव करने में लगे कि जो मैं सोची हूँ वही सही है, वही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं, हो सकता है वो गलत हो, मैं जानबूझ करके उसको जो है कोशिश कर रही हूँ कि नहीं वो प्रूव हो जाए। ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव वर्ड है। और सब्जेक्टिव क्या है कि एक आदमी जो अपने लिए सोच रहा है, मतलब जो सोच रहा है उसको जबरदस्ती प्रूव करने में लगा हुआ है, उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं रिसर्च में, कि रिसर्च सब्जेक्टिव है, मतलब जो रिसर्चर सोचा है उसी चीज को प्रूव कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होता है कि जो मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, रिसर्च करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, चाहे वो मेरे फेवर में आया हो या फेवर में नहीं आया हो, ठीक है, उसको हम पब्लिश कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब जो मैं सोच रही हूँ उसको जबरदस्ती प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव वो होता है कि जिसको मैं, जो सबके लिए बेनिफिट है, जो मेरा रिजल्ट आया है, जो रियल रिजल्ट आया है उसको मैं पब्लिश कर रही हूँ, तो वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च हो गया।
ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड में ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो भी आपका रिसर्च आया, जो भी आपका आंसर आया हो या जो भी आपका कंक्लूजन आया हो, रिजल्ट आया हो, हमें वही पब्लिश करना चाहिए, उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। रिसर्च मेथड कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप जो सोच रहे हैं उसको जबरदस्ती हमें जस्टिफाई करके प्रूव नहीं करना है। ठीक है। रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है हम कोई भी टॉपिक उठा लिए, ठीक है, कि बिल्ली रास्ता काटती है और क्यों, मतलब बिल्ली रास्ता काटती तो अब आगे क्यों नहीं जाना चाहिए। कोई ऐसा टॉपिक ना उठा ले कि जो हमारे कोई मतलब का नहीं हो, उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है। इंपेरिकल का क्या मतलब होता है? इंपेरिकल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। ठीक है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे कल के क्लास में, या जो भी अब अगली क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको समझाऊंगी कि इंपेरिकल का मतलब होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो उसको हम इंपेरिकल बोलते हैं। रिपीटेबल मीन्स होता है, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। रिपीटेबल होता है कि जो मैं रिसर्च की हूँ, अगर कल आप उसको रिपीट करते हैं, ठीक है, उसी चीज को रिपीट करते हैं, तो वो रिपीटेबल वही रिजल्ट मोर और लेस में आना चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ भी लिख दी, कुछ भी कर दी और वो जो है आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। वहां पे हमने जो सबसे पहला स्लाइड था हमारा वो था सिस्टमैटिक। ये जो स्लाइड है इसमें बताया जा रहा है साइंटिफिक मेथड क्यों। ठीक है। तो ये आपको देखिए यहाँ पे, हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा है? मैम रिपीटेबल का वापस बताना एक बार। रिपीटेबल मीन्स मान लीजिए कि आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी ना, E=mc²। ठीक है। तो अब उसकी थ्योरी E=mc² हुई है, तो वो रिपीटेबल होना चाहिए। वो अगर मैं उसकी थ्योरी को यूज करूंगी तो वो थ्योरी मेरे रिसर्च में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है। मैं जो रिसर्च कर रही हूँ ऐसा थोड़ी ना होगा, जैसे मान लीजिए कोविड का ही वैक्सीन बना, ठीक है, कोविड का वैक्सीन बना, तो वो जैसे रिसर्च करके बनाए, कल को मान लीजिए मुझे मन किया कि वो उन्होंने कैसे किया, क्या किया, मैं भी करूंगी, तो वो रिपीटेबल होना चाहिए ना मेरे लिए। रिजल्ट भी सेम होना चाहिए। जैसा उनका रिजल्ट आया या जिस भी प्रोसेस से, जिस भी मेथड से उन्होंने किया, हम उसको रिपीट कर पाए। ठीक है। रिपीटेबल का वर्ड आप जब वैलिडिटी रिलायबिलिटी में पढ़ाऊंगी तो उस समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इतना समझ के चलिए कि हम जो भी रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्चर अगर कोई रिसर्च करता है तो वो रिपीटेबल होना चाहिए। इसका मतलब कि हम दोबारा से उस रिसर्च को, कोई भी करता है, जो रिसर्च मैं कर चुकी हूँ, अगर कोई मेरे बाद कोई वो रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहता है, उसमें कुछ जोड़ना चाहता है या उसी को फिर से वापस करना चाहता है, तो वो रिसर्च कर पाए। ऐसा कुछ नहीं हो कि जो है मैं, मतलब मेरा कुछ रिसर्च में आया, उसका कुछ रिसर्च में आया। क्योंकि हमारा क्या होता है, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो एक पार्टिकुलर एज ग्रुप पे करते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन पे करते हैं, और एक पार्टिकुलर जब हम योगा रिसर्च करते हैं तो हम, जब आप पेपर पढ़ेंगे ना तो वो सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है। ये आगे की क्लास में मैम मतलब कि भी जो उनका रिजल्ट आया है वही मेरा आना चाहिए, जो अगर मैं रिपीटेबल रिसर्च करती हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसीलिए इसको साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये आपका क्या है, आज हम लोग क्लास में रिसर्च का डिफिनेशन, इसको फिलॉसफी क्यों बोलते हैं, फिलॉसफी क्या होता है, कल के क्लास में ये देखिए, ये सारा कुछ पढ़ के आइएगा। कल हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये जितना भी कुछ मैं आपको पढ़ाई हूँ, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी, व्हाट इज फिलॉसफी एंड इट्स मीनिंग इन इंडिया, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये सब आपका रिसर्च में, ये आपका पहला पेपर का ही है, फर्स्ट पेपर का ही है सारा टॉपिक। ठीक है। अब इससे कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद क्लास करूंगी स्टार्ट। अभी तक मैं कोई कुछ समझाई हूँ, आपको समझ में नहीं आया हो या किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। मैम ऑब्जेक्टिव रिसर्च एक बार और बताइए। ऑब्जेक्टिव नहीं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है, मैं एक रिसर्चर हूँ, हम कुछ ना कुछ तो सोच के, जो हमारा टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए कि टॉपिक है कि योगा क्या डायबिटीज पे काम करेगा, ठीक है, तो अब योगा डायबिटीज पे काम नहीं किया, मैं रिसर्च की और काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उसको प्रूफ कर दी रिसर्च पेपर में कि नहीं ये काम किया, तो ये सब्जेक्टिव थिंकिंग है ना। मैं तो अपने मतलब ये जो है क्या हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अनइथिकल हो गया ना। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी मेरा रिजल्ट आया है, जो भी मेरा कंक्लूजन आया है,
जो भी मेरा आउटकम आया है मुझे वही लिखना है, ठीक है। जो भी रिसर्च से मुझे पता चला है वही लिखना है, मैं जो सोच रही हूँ उसको जबरदस्ती प्रूव नहीं करना है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब जो आप सोच रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब जो रियल हुआ है, जो रियल रिजल्ट आया है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। मैम तो मतलब सब्जेक्टिव में मतलब रिजल्ट कुछ और आता है और मतलब लिखते हैं या बताते कुछ और है, ऐसा देखिए कुछ ऐसा कुछ नहीं, देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ाई करना है। तो जब आप उस चीज में, तो आपको जो है ना ये सोच के चलना है। अब जैसे मान लीजिए कोई किसी को अनइथिकल प्रैक्टिस करना है तो वो तो करेगा ना, ऐसा तो कि वो नहीं करेगा कि मैंने एथिक्स पढ़ लिया। लेकिन हाँ, एक कमिटी होती है जो आपके रिसर्च पे नजर रखी हुई है, ठीक है, तो उस कमिटी को भी आपको जवाब देना होता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, बस इतना समझिए। ये अब इसके बहुत डेप्थ में नहीं जाना है आपको, ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है आपको। ये वर्ड आता है यूजीसी नेट में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसलिए मैं आपको बता दी, ठीक है मैम। थैंक यू। मैम कुछ फिलोसॉफिकल स्टडी जो होता है, थियोरेटिकल स्टडी, तो वहाँ पे तो हम एम्पेरिकल नहीं इंक्लूड नहीं होता है, मतलब सैंपल नहीं लेते, तो वो साइंटिफिक नहीं होगा? नहीं, वो भी साइंटिफिक होगा। देखिए ये साइंटिफिक मेथड कैसे है, जैसे देखिए, जैसे कि मैंने आपको सिस्टमैटिक बताई, तो ये साइंटिफिक स्टडी का गुण है, ठीक है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही है। हेलो मैम, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट, मैं फिर से ज्वाइन की हूँ, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। जी मैम। ठीक है। तो वो थोड़ा मैं लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो गई, अभी मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन की हूँ। किसी और को कुछ पूछना हो बताइए, कोई क्वेश्चन हो उसका? मैम एक बार फिलोसफी का पूरा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दीजिए विद 3 टाइप्स वाले, जो मेथोलॉजी और ये है। अच्छा, कोई नहीं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो कल एक बार फिर से हम डिस्कशन कर लेंगे। ऐसे जो है आपका जो फिलॉसफी है, ये इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से मैं आपको समझाई हूँ, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से जो है आपका जो भी 9 दर्शन है हमारे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 दर्शन ये मानता है कि ये जगत जो है, ये दुनिया जो है दुखों से भरा हुआ है, तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो केवल मोक्ष निर्वाण, जो भी बोल लीजिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें जो है फिलॉसफी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक मेटाफिजिक्स है, एक आपका इपिस्टेमोलॉजी है, और एक एक्सियोलॉजी है। मेटाफिजिक्स क्या होता है? जो फिजिक्स से परे है, क्योंकि फिलॉसफी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, क्यों है, कैसे है, कौन है। फिलॉसफी 3 भाग में डिवाइडेड है, उसी तरह जो है मेटाफिजिक्स भी आपका 3 भाग में डिवाइड है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो है, मेटाफिजिक्स को ही हम तत्व मीमांसा बोलते हैं। सबसे पहला जो डिवीजन है वो है कॉस्मोलॉजी, फिर दूसरा है थियोलॉजी, फिर तीसरा है साइकोलॉजी, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी आपका सृष्टि विज्ञान हो गया, थियोलॉजी आपका ईश्वर मीमांसा हो गया, और साइकोलॉजी आपका कॉन्शसनेस हो गया, ठीक है।
कॉस्मोस सृष्टि विज्ञान जिसको हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, उसमें क्या है, फिलोसफिकल थ्योरी लगता है कि जगत किसने बनाया, जो आप उपनिषद में पढ़ते हैं, ये दुनिया किसने बनाई है, यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन आया है, आत्मा क्या है, ये सारी चीजें हम जो है सृष्टि विज्ञान, मतलब ये सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ है आपका, ये हम फिलोसफिकल में पढ़ते हैं। ईश्वर मीमांसा में हम क्या पढ़ते हैं कि ईश्वर है या नहीं, संसार में है तो कहाँ है संसार में, इस तरह की चीजें जो है, ईश्वर हमसे परे है, ठीक है। बहुत लोग ईश्वर को मानते हैं, बहुत लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो थियोलॉजी जो है हमारा ईश्वर मीमांसा है। साइकोलॉजी में क्या है, हम जो है आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कि हमारा शरीर कुछ भी नहीं है, जो है हमारा आत्मा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है, जो ये आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया था, ठीक है। और इपिस्टेमोलॉजी हो गया आपका ज्ञान मीमांसा, कि हर चीज को प्रूफ करने के लिए आपको एक प्रमाण चाहिए होता है, ठीक है। तो प्रमाण में क्या हो सकता है आपका, एल्यूजन भी हो सकता है, डिल्यूजन भी हो सकता है, हेलोसिनेशंस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ज्ञान मीमांसा में बताया कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, ऐसा साइंस मानती है, ठीक है। लेकिन फिलॉसफी क्या बोलती है, कैसे मान ले भाई, ये जो है हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। फिलोसफिकल लोग तो ऐसे ही बात करते हैं ना, कि हम कैसे मान लें, कैसे प्रूफ को ये कर ले। तो ये जो है ये आपका फिलोसफिकल जो है इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा में हमेशा क्वेश्चनेबल होता है। एक्जियोलॉजी फिर है, एक्जियोलॉजी को जो है हम लोग मूल्य मीमांसा बोलते हैं। मूल्य मीमांसा भी दो भाग में बट गया है, इथिक्स में और एस्थेटिक्स में। इथिक्स क्या हो गया, नीति शास्त्र, क्या गलत है क्या सही है, यही पढ़ते हैं हम इथिक्स में। और एस्थेटिक्स में पढ़ते हैं सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र वो मत समझ लीजिएगा कि जो आंख को देख करके बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छी लगी, ये नहीं है। सौंदर्य शास्त्र का मतलब होता है कि हमारे कल्चर से जो आता है, जो हमारे सबका कल्चर अलग है, ठीक है। तो जो हम अपने कल्चर से सीखते हैं, जैसे कि इंडिया में कोई साड़ी पहनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो साड़ी ही हमें अच्छा लगता है। तो जो चीज हम अपने कल्चर से सीखते हैं, ठीक है, अगर वेस्टर्न लोग आएंगे तो उनको नहीं अच्छा लगेगा। तो जो भी चीज हम कल्चर से सीखते हैं वो हमारा सौंदर्य शास्त्र के अंदर आता है, क्योंकि हर किसी का कल्चर अलग होता है, तो हर किसी का देखने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। तो इतना हमने फिलॉसफी में पढ़ा, बस इसलिए कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी क्यों बोलते हैं। फिर हम आगे जाके फिलॉसफी की क्यों, मतलब फिलॉसफी वर्ड ही क्यों आता है, इसी को प्रूव करने के लिए मैं आपको जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग भी आज पढ़ाई कि लेवल्स ऑफ टीचिंग में जो हम लोग का लास्ट लर्निंग होता है, वो जो है होता है हुटागोजी, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी आप रिसर्च करेंगे, अब जो आपकी लर्निंग होगी वो क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। कुछ चीजों को ज्वाइन करके पढ़िए, मॉडर्न थ्योरी और एंशिएंट थ्योरी को एक अपने दिमाग में सोचिए, ठीक है। शंकराचार्य का एक थ्योरी है ना, श्रवण मनन और निशिध्याना। तो मतलब जो हम 5 सेंस ऑर्गन से जो है हम जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसको फिर हम अपने मन में रखते हैं, मन में सोचते हैं, फिर मन में सोचने के बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी वो जाकर के ज्ञान कहलाता है, ठीक है। बस वैसे ही हमें पढ़ना है कि जो भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं वो ऑलरेडी हम आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, नेट जा रहे हैं, वही पढ़ते हैं आप, बस आपको रिलेट करना है उससे, ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो? हेलो मैम। हाँ बताइए। मैम जो आपने स्लाइड शेयर किए है वो पढ़ना काफी होगा ना नेट के लिए, जेआरएफ के लिए मैम, या फिर बुक से भी एक्स्ट्रा पढ़े मैम? नहीं थोड़ी देखिए, थ्योरीज से मैम बता दें आप। इस बार देखिए मैं सोची हुई हूँ कि आपको जो है ना, जैसे ही स्लाइड्स कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है, तो एक बार मैं बुक से, जो आपका साइकोलॉजी का बुक है ना, उससे एक बार मैं रिपीट करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि पिछले बार भी जब मैं रिसर्च का क्लास ली थी, तो रिसर्च में हम लोग सब कुछ पढ़ लिए थे, उसके बाद हमने यही नहीं पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर में SPSS होता है, फिर ये सारे सॉफ्टवेयर रह गए थे, तो नेट में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लिए मैं सोची हुई हूँ कि इस बार आपको स्लाइड से पढ़ा करके उसके बाद फिर एक दिन जो है हम MA के बुक में जितना भी टॉपिक होगा उसको 1 बाय 1 करके हम खत्म कर लेंगे। तो इससे ताकि आपका कोई टॉपिक ना छूटे, हो सकता है स्लाइड्स में हो, क्योंकि थोड़ा सा लिखा होता है, बहुत ज्यादा लिखा नहीं होता है, तो हो सकता है कि कुछ छूट जाए। तो इसीलिए रिसर्च वाले इसमें जो है जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है हम चीजों को हम जो है बुक से पढ़ेंगे उसको, वो मैं कर दूंगी। इस बार हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया, पिछले बार हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। ओके मैम। मैम हाँ बताइए। मैम जो एम्पेरिकल का मतलब क्या सैंपल बेस्ड स्टडी है? ये अभी हम पढ़ेंगे, अभी कल के क्लास में हमें टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च जब हम पढ़ेंगे तो मैं समझा दूंगी आपको उसमें।
अभी मत कर। जी, देखिए जैसे हाँ, देखिए क्या है ना, रिसर्च एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि हमने 195 सूत्र याद किया और हमारा पतंजलि योग सूत्र कंप्लीट हो गया। रिसर्च एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत छोटे छोटे चीजों को समझना होता है। अगर जी, मुझे टाइम मिला तो एक बार मैं आपका रिसर्च प्रपोजल ही बना दूंगी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और पेपर 1 का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। कुछ समझ में नहीं आए उस टॉपिक में तो मुझे बताइए। जैसे हम लोग कल टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर क्लियर ओके, कर दूंगी। इसमें मैम मतलब हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ना मैम, मतलब जो आप करवा रहे हो वो सफिशिएंट है। नहीं नहीं नहीं, आपको जहाँ से पढ़ना है तभी आप पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप सीखेंगे कैसे? ठीक है, कोई भी बुक है अगर आपके पास मैडम हेल्पिंग बुक है। आप हमको आप यूट्यूब का लिंक भेजेंगे मैम, या नोट्स भेजेंगे? यूट्यूब का लिंक आपके पास जाएगा, नोट्स अभी मैं नहीं दूंगी, जब मैं पढ़ाती हूँ उस समय नोट्स बनाइए आप, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, नोट्स चला जाता है तो फिर उसके बाद वो फीडबैक मुझे अच्छा नहीं आता है फिर। तो अभी जो है, आप अगर आपको कहीं कहीं पे क्लासेस में कोई दिक्कत आती है, आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है। बुक जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ाई कीजिए, उससे रिलेटेड जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे कोई क्वेश्चन आंसर है आपके पास तो वो पूछिए आप, ठीक है। मैं कोई भी बुक पढ़ने के लिए आपको मना नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग साइकोलॉजी का बुक लेके चलेंगे, एमए साइकोलॉजी का जो रिसर्च का बुक है उसको लेके चलेंगे, ताकि आपका कुछ रह नहीं जाए, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, अब क्लोजिंग पे कौन कौन करवाएगा अभी? मैं कराता हूँ मैम। हाँ करवाइए। सभी लोग कमर गर्दन करके सीधा बैठ जाएं, मन शांत, आंखें बंद। एक बार ओम, फिर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। दोनों हाथ को रगड़े, आंखों पे रखें, आंखें खोलिए। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास हम ओवर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू मैम, जितेंद्र जी नमस्ते। हैं यहाँ पे? जितेंद्र जी जी मैम। रिकॉर्डिंग कर दीजिए ऑफ, क्योंकि वो मैं मोबाइल से ज्वाइन की हुई हूँ। जी मैम। ओके, थैंक यू। आप सभी लोग लेफ्ट हो जाएं।